Good morning students, how are you? You are welcome to CR International online classes. आज का हिस्ट्री हिंदी मीडियम के अंदर है 68 असाइनमेंट, 51 फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए। आपका टॉपिक रहेगा फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेसन नंबर 9। आपका लेसन 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम औद्योगिकरण वाले अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। औद्योगिकरण के विषय में मैं कुछ बताना चाहूँगा, इसके इंट्रोडक्शन। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर शुरुआत के अंदर छोटे छोटे उद्योग लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद बड़े और वृहत मध्यम स्तर के सभी तरह के उद्योग लगाए जाते हैं। रोजगार के अवसर इससे पैदा होते हैं। इसका एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये रहता है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार की गारंटी हो जाती है, लोग आत्मनिर्भर होने लगते हैं, उत्पादन की क्षमता बढ़ती है, देश की इकोनॉमी ऊपर उठती है, जीडीपी उठती है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। तो सभी तरह से इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव बात होती है। औद्योगिकरण के अंदर विभिन्न प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल फैक्ट्रियों के अंदर उत्पादन में किया जाता है। अगर वही काम मनुष्यों से कराया जाता है तो वह काम बहुत धीरे धीरे होगा और उसके अंदर वो क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मशीनों से किया हुआ काम उत्तरोत्तर बहुत अच्छा होगा और जल्दी होगा। जैसे कि हम उदाहरण के लिए अपनी मारुति कंपनी, हीरो होंडा कंपनी की उदाहरण ले सकते हैं। अगर ये काम हाथों से किया जाता है तो ये उत्पादन संभव ही नहीं हो पाएगा, और अगर ये मशीनों से इनका यूज़ करके हमारे यहाँ पे गुड़गांव में या धारुएड़ा के अंदर ये कंपनियाँ लगी हुई हैं, ये मानेसर के अंदर इस तरह की कंपनियाँ लगी हुई हैं, ये बावल चौक या फिर नीमराना में इस तरह की कंपनियां हैं, तो उससे उत्पादन की बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, अप्रत्याशित वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। और जिस देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियां डेवलप हो जाती हैं तो उस देश की इकोनॉमी डेफिनेटली उठ जाती है। तो ये 15वीं से 16वीं सदी की बात है। 16वीं सदी के अंदर औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत इंग्लैंड के अंदर होने लगी। तो वहाँ पर लोगों के पास में एक्सेस पैसा था, बहुत ज़्यादा पैसा था, वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते थे, उससे कमाना चाहते थे। जैसे कि साहूकार के रूप में, व्यापार के रूप में उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया व्यापारी के तौर पर, और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, उसका पॉजिटिव लेना चाहते थे। तो ये चीज़ संभव तब होती जब कोई औद्योगिकरण की प्रक्रिया वहाँ मौजूद हो। इसीलिए इंग्लैंड के अंदर लंदन, यॉर्कशायर और इसके अलावा जो वहाँ पर टेम्स जो नदी है इंग्लैंड के अंदर, तो उसके साथ साथ दोनों तरफ बड़े बड़े उद्योग, लंकाशायर जैसे शहर, यॉर्कशायर जैसे शहर, बर्मिंघम, इस तरह के शहर डेवलप होते चले गए और बड़ी मात्रा के अंदर उत्पादन की इकाइयाँ वहाँ पे लगने लगी। इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुई। ऐसा नहीं कि फ्रांस के अंदर या जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर इस तरह के उत्पादन की कोई जगह ही नहीं थी, या फिर वहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते थे, या टेक्नोलॉजी की कमी थी। कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क था, लेकिन मोस्टली जो मतलब एक तरह से राजनीतिक शक्ति की बात करें, या फिर हम वैज्ञानिक ताकत की बात करें, या लोगों की जिज्ञासा की बात करें, इच्छा की बात करें, सरकार की सपोर्ट की बात करें, ये सब चीज़ें इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इंग्लैंड की सरकार खुद चाहती थी कि मेरे यहाँ पर उत्पादन बहुत ही ज़्यादा हो, यहाँ लोगों का एक ऐसा फैक्ट्रियों का एक हब बन जाए जिससे बाहर के लोग रोज़गार प्राप्त करने के लिए आएँ, और यहाँ के लोगों को रोज़गार यहाँ के लोगों को भी मिले, बाहर के लोगों को भी मिले, और उत्पादन इतना हो कि वो सारी दुनिया के अंदर उसका एक तरह से हम निर्यात कर पाएँ, और उससे जो इकोनॉमी जो बूस्ट होगी या डेवलप होगी तो उससे उस पैसे को इन्वेस्ट करके और फैक्ट्रियाँ लगा दी जाएं, और जो बहुत अप्रत्याशित पैसा इकट्ठा होगा उसको और देशों के अंदर कब्जा लेने में, या फिर उनको हमला करके, आक्रमण करके उनको अपना गुलाम बनाने में, और वहाँ की इकोनॉमी को भी अपने पक्ष में लूटने में बहुत मददगार साबित होगा। जिस तरह का औपनिवेशीकरण प्रक्रिया के अंदर इंग्लैंड ने किया कि बहुत अधिक देश ऐसे थे जिनको इंग्लैंड ने अपना गुलाम बनाया। एक कहावत भी प्रचलित होती थी उस समय कि इंग्लैंड के शासन में या महारानी विक्टोरिया के शासन में कोई मतलब
देश ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र के अंदर उनका अपना शासन ना हो। कुछ क्षेत्र थे अपवाद के रूप में हैं, लेकिन एक ग्लोब को अगर हम देखें तो पूरा लगभग कंप्लीट ग्लोब के अंदर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो इंग्लैंड के गुलाम हो चुके थे। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती थी। कच्चा माल उन्हें आसानी से इन सब जो औपनिवेशिक देश होते थे, गुलाम देश थे, वहाँ से उन्हें मिल जाता था, लेबर मिल जाता था सस्ता, और इस तरीके से टेक्नोलॉजी उनके पास थी ऑलरेडी, और वो उन्होंने उसका सकारात्मक यूज़ किया, पैसे का सकारात्मक यूज़ किया, और वो औद्योगिकरण की दृष्टि से बहुत तेज़ी से डेवलप करता चला गया, सारी दुनिया के लिए एक आदर्श बना। और औद्योगिकरण की प्रक्रिया इंग्लैंड के अंदर शुरू होने के कुछ यहाँ कारक आपके सामने हैं। कुछ इस तरह के कारक मैं आपको इनको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहला है स्टेबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंग्लैंड के अंदर शासन व्यवस्था बहुत ही टिकाऊ थी, बार बार सरकारें गिर नहीं रही थी। अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें या मध्य एशिया की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें या कि किसी और क्षेत्र की, तो बार बार सरकारें गिरने का चलन जो है वो चलता ही रहता था। गृह युद्ध के हालात होते रहते थे, कभी किसी समूह का कभी किसी समूह का नियंत्रण सत्ता पर होता रहता था। लेकिन यहाँ पर एक परमानेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, और जो यहाँ के राजतंत्र के हिसाब से चलती थी, यानी राजघराने को वही जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं उसी तरह की पावर्स वहाँ पे उनको सौंपी गई हैं। नाम मात्र के प्रधान वो हैं, लेकिन कार्यकारी जो शक्तियाँ हैं वो वहाँ की प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। नेक्स्ट है वाइड यूज ऑफ मनी। बहुत बड़ी मात्रा में पैसे का यूज किया गया, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड ने जिन क्षेत्रों को अपना गुलाम बना रखा था उससे कमाए हुए पैसे को वो इन्वेस्ट करके कहीं लगाना चाहते थे, और ये उनके लिए मौका था। उनके पास सभी चीज़ों की सहूलियत थी, अच्छे परिवहन संसाधन थे, संचार के साधन थे, उनके पास पैसा था, और उस पैसे का वो यूज़ करके और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए दूसरे क्षेत्रों में भी फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगा दी। ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंग्लैंड, एक तरह से भौगोलिक जो स्थिति थी इंग्लैंड की बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि इटली की जो भौगोलिक स्थिति सकारात्मक थी, ठीक उसी तरीके से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति भी अच्छी थी। इंग्लैंड के बहुत से ऐसे तटवर्ती स्थान थे जिन स्थानों से होकर के विभिन्न क्षेत्रों के जहाज, दूसरे देशों के जहाज वहाँ से पास होते थे, इसलिए आयात और निर्यात करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। स्वेज नहर के माध्यम से या फिर पनामा नहर के माध्यम से इनका व्यापार खूब चलता था। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप या फिर एशिया महाद्वीप या फिर अमेरिका महाद्वीप के साथ इनका व्यापार, दुनिया के हर कोने के अंदर इनकी वस्तुएं निर्यात की जाती थी। जैसे कि जो इंग्लैंड है वो कपड़ा निर्माण के अंदर, लोहा इस्पात उद्योग के अंदर उस समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, और बड़ी उत्पादन इकाइयां वहां पे लगने लगी थी। इसकी वजह से उनके पास में एक तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत होने लायक माहौल बन चुका था। इसके अंदर जो ज्योग्राफिकल पोजीशन मैंने बताई, यहाँ पर जो भी इनकी बाउंड्री इस तरह की है, कटी फटी बाउंड्री है। कुछ नेचुरल बंदरगाह वहाँ देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कृत्रिम बंदरगाह विकसित किए गए हैं, जिनको हम वाटर पोर्ट्स कह सकते हैं, जहाँ समुद्री जहाज आकर के अपना सामान उतारते हैं, चढ़ाते हैं। इन बंदरगाहों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के साथ में व्यापार इनका होता है, और आंतरिक क्षेत्रों के साथ में कनेक्टिविटी बाई जो सड़क मार्ग के जरिए और विभिन्न नदियों के मार्ग के जरिए इनसे होती है। वायुमार्ग के जरिए भी इंग्लैंड के जो विभिन्न वायुमार्गों के जरिए ये जुड़ा हुआ है पूरे विश्व के विभिन्न कोनों के साथ में। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। सस्ता लेबर यहाँ पे मिल जाता था, क्योंकि इंग्लैंड के बहुत अधिक देश गुलाम थे, और गुलाम देशों के अंदर जितना चाहो लेबर उन्हें सस्ते दाम पर उपलब्ध था। जैसे कि इंग्लैंड के अंदर हमारे इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से विभिन्न लोगों को दास बना करके ले जाया गया, और उन दासों को अपने कार्यप्रणाली के तहत विभिन्न प्रकार की शोषण जनित जो कार्यप्रणालियाँ थी उनके अंदर इस्तेमाल किया गया, फैक्ट्रियों में यूज़ किया गया, खेतों में यूज़ किया गया, और उनका इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ। बंधुआ मजदूरी भी ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी, जो कि मतलब बंधुआ मजदूरी की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी थी। विभिन्न क्षेत्रों से सस्ते लेबर लाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद बिग टाउन्स, फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड फाइनेंस। इसके अंदर बड़े बड़े शहरों का विकास, बड़े बड़े कस्बों का विकास उस समय देखने को मिला, जैसे कि लंदन है, यॉर्कशायर है, या आपका इसके अंदर बर्मिंघम है,
इस तरह के जो शहर हैं, लंकाशायर है, ये उस समय डेवलप हो चुके थे और इस तरह के शहरों की वजह से व्यापार और वित्तीय जो परिस्थितियां थी वो और ज़्यादा डेवलप हो गई। विभिन्न प्रकार की बैंकिंग संस्थाएं वहाँ पे खोल दी गई। लोगों को लोन चाहिए था, वो लोन टाइम से मिल जाता था, इसलिए अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा सहायता मिली। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। पहले की अपेक्षा यातायात और परिवहन के संसाधन और संचार के साधनों का बहुत तेजी से विकास हुआ। ये सभी को पता है कि रेल मार्ग सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किए गए थे। हमारे अपने देश को भी अगर हम देखें तो मुंबई से ठाणे के बीच में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी इंग्लैंड के लोगों के द्वारा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिछाई गई थी। तो ये एक उपलब्धि कह सकते हैं और हमारे देश को आज भी हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में 4th पोजीशन रखता है रेलवे के अंदर हमारा इंडिया। और वो इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर रेलवे का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है, एक बड़ा नेटवर्क है। ठीक इसी तरह का नेटवर्क, इससे भी ज़्यादा अच्छा नेटवर्क इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है और हर तरह की कनेक्टिविटी अंदर से और उत्तरी छोर का दक्षिण छोर से, पूर्व का पश्चिम से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है। माल परिवहन करना, यात्री परिवहन करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर संचार व्यवस्थाओं ने भी सहयोग किया। जो विभिन्न तरह की जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेलीग्राफ है, इस तरह की प्रणालियां उसमें विकसित हो चुकी थी जिसमें विभिन्न सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर साझा करना बहुत आसान हो गया था। और इसके अलावा पोस्टल जो इंडेक्स होता था वो भी डेवलप हो चुका था। डाक व्यवस्था के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाई रेलवे या बाई एयरवे उस चीज़ को बहुत जल्दी पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट है अबंडेंस ऑफ सरप्लस वेल्थ। बहुत अतिरिक्त मात्रा में जो पैसा लोगों के पास इकट्ठा हुआ था उस इकट्ठे हुए पैसे का लोग चाहते थे कि इसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से कहीं हो जाए। जैसे कि लोगों के पास में इकट्ठा पैसा होता है तो लोग एफडी कराने की सोचते हैं। तो यहाँ पे लोगों की सोच थी कि अगर हम बैंकिंग संस्थाओं में उस पैसे को रखते हैं तो ब्लॉक हो जाएगा और सरकार टैक्स वगैरह भी उन पर लेने की कोशिश करेगी। तो इससे अच्छा है कि उस पैसे का इस्तेमाल हम नई नई फैक्ट्रियों को डेवलप करने में लगाएं, यानी नए नए क्षेत्रों में कारखाने लगाएं और उनसे उत्पादन जो हम कमाएं तो और ज़्यादा कंपनियां लगाएं और इस तरह से पूरा एक नेटवर्क उनका अपने कारखानों का हो जाएगा। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन। इंग्लैंड के अपने क्षेत्राधिकार के अंदर, अपने ही क्षेत्रफल के अंदर बड़ी मात्रा में कोयला की खदानें और लोह एस्क की खदानें वहाँ पे मौजूद थी। लोह एस्क को निकालने के बाद लोहे से संबंधित जो उपकरण बनाने होते थे, मशीनें बनानी होती थी, वो आसान थी। वहाँ फैक्ट्रियाँ भी डेवलप थी, कच्चा माल भी निकटतम क्षेत्र से निकल रहा था। कोयले का यूज लोहे इस्पात उद्योग के अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इस तरीके की दोनों फैसिलिटी होने की वजह से और बिजली उद्योग के अंदर भी कोयले का यूज होता है, जो यानी एक तरह से जल वाष्प पद्धति के द्वारा जो बिजली का उत्पादन होता है कोयले को जलाने के बाद, तो उसका इस तरह का यूज वहाँ आराम से हो सकता था। बिजली उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो गया। हमारे यहाँ पर इस झाड़ली के अंदर जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहाँ इस तरह का कोयले से चलने वाले कारखाने जो इस तरह के मतलब प्लांट लगे हुए हैं जिनसे बिजली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल पावर। एक बहुत ही मजबूत औपनिवेशिक ताकत बन चुका था इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड के पास एक सबसे श्रेष्ठ नौसेना होती थी। उससे पहले फ्रांस के पास सर्वश्रेष्ठ सेना थी, लेकिन अब इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। 16वीं सदी के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना, नौसेना खास तौर पर, ये इंग्लैंड के पास थी और इसको विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इसको विजय हासिल थी। जिस क्षेत्र में भी ये कुछ भी सोचते थे क्षेत्र पर कब्जा करना, तो इनकी विजय मतलब लगभग निश्चित हो जाती थी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो औपनिवेशिक ताकत के रूप में इंग्लैंड को बहुत श्रेष्ठ दर्जा हासिल था उस समय। नेक्स्ट है फ्री एटमॉस्फेयर। एक स्वतंत्र माहौल था वहाँ के लोगों को। अगर हम लोकतांत्रिक ढांचे की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर लोकतांत्रिक ढांचा पहले विकसित कर दिया गया था। वहाँ की सरकार के अंगों के काम, प्रत्येक संस्था के काम ये पहले से विभाजित कर दिए गए थे और वैधानिक दृष्टि से भी ये सब बहुत ही अच्छा था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत हो रहा था और एक ऐसा फ्री एटमॉस्फेयर जैसा वहाँ वातावरण उनको महसूस होता था। तो ये सभी कारक हम देखें कि औद्योगिकरण जो इंग्लैंड में हुआ उसके पीछे, यानी लंदन और इंग्लैंड के अंदर जो स्टार्ट हुआ है औद्योगिकरण, उसके ये कारक हमारे पास हैं।
इसके अंदर सबसे पहला कारक है स्थायी सरकार की व्यवस्था वहाँ पर। इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में धन का उपयोग करना, इसमें उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी होना इंग्लैंड की, उसकी सस्ता लेबर उनके पास उपलब्ध होना, इसमें बड़े बड़े शहरों का व्यापारिक नगर और वित्तीय संस्थाओं के मतलब एक तरह से उभार के रूप में बहुत ही बड़ा विस्तार होना, और यहाँ पे यातायात और संचार के साधनों का विकास होना, इसमें एक्स्ट्रा जो पैसा है उसका सही तरीके से उपयोग करना, और यहाँ पे कोयला और आयरन जो है वहाँ पे खदानों के अंदर पर्याप्त मात्रा में मिलना, और ये जो स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल पावर है जो इंग्लैंड अपने आप में औपनिवेशिक ताकत के रूप में अपने आप को एक तरह से सर्वश्रेष्ठ साबित कर चुका था, क्योंकि उसकी नौसेना ने बहुत बड़े क्षेत्र को अपना गुलाम बना लिया था। फ्री एटमॉस्फेयर और एक स्वतंत्र माहौल बन चुका था, वहाँ के लोग आज़ादी का एहसास करते थे। धन्यवाद।